Hi, good morning, students. In my previous lecture on CPC, we were on supplemental proceedings. We have seen that along with the trial, there can be two parallel types of proceedings which can continue. One will be called incidental and other will be called supplemental. Incidental proceedings, as given in part 3 of CPC, covering sections 75 to 78, deal with commissions. Incidental proceedings are those proceedings which have a bearing on the judgment, जिनका जजमेंट पे असर पड़ता है, जो जजमेंट में यूज की जाती हैं. Part 6 of CPC dealt with supplemental proceedings. Supplemental proceedings covered by section 94 and 95 basically deal with those matters which need a redressal during the course of the trial. Supplemental proceedings do not have any bearing on the judgment. They are, however, nevertheless important क्योंकि they are important to protect the rights of the parties जब trial चल रहा है. You know what is the basis? एक basis क्या होता है? अगर हम कहें कि what is the basis of a civil trial? The basis of a civil trial is always to give redressal to the plaintiff. क्योंकि plaintiff has moved the court for a redressal, for a claim, for a relief. अब जिस चीज का रिलीफ मांग रहे हैं, अगर वो जिस चीज से रिलीफ मिलना है वो ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाए, तो फिर डिक्री मिल भी गई तो बेकार होगी, कागज का टुकड़ा रहेगी. That is why section 94 has been crafted. कि हम अगर डिफेंडेंट का अरेस्ट की जरूरत पड़ जाए या उसके प्रॉपर्टी का अटैचमेंट की जरूरत पड़ जाए या फिर इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की जरूरत पड़ जाए या रिसीवर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ जाए, देन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वी हैव टू डू सो. सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ हैरासमेंट फॉर वन पार्टी. एक पार्टी के लिए हैरोइंग होती हैं, एक पार्टी को दुख देने वाली होती हैं. सो जब भी हम कभी कोई सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का ऑर्डर लेते हैं जो 94 में एन्यूमरेटेड है, तो वो वाला ऑर्डर बहुत ध्यान से लेना है, जुडिशियसली देना है, आर्बिट्रेरी नहीं लेना है, क्योंकि एक पार्टी इन्वॉल्व है. यू नो, यू आर गोइंग टू अरेस्ट अ पार्टी, यू आर गोइंग टू अटैच हिज प्रॉपर्टी. चाहे आप टेम्पररीली कर रहे हो, पर टेम्पररी भी, सपोज एक सूट 10 साल चला, 10 साल प्रॉपर्टी अटैच रहो, इज नॉट अ जोक. या फिर किसी के खिलाफ टेम्पररी इंजंक्शन दे रहे हो, इज नॉट अ जोक. सो दैट इज द रीजन व्हाई सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स जो हम पास करेंगे वो बहुत जुडिशियसली पास करेंगे. इन माई प्रीवियस लेक्चर वी वर ऑन 94 का जो क्लॉज था रिगार्डिंग इंजंक्शंस. Injunctions, temporary. The word temporary is important. Temporary का मतलब क्या होता है? जब तक सूट का डिस्पोजल नहीं हुआ, जब तक सूट का डिस्पोजल नहीं हुआ तब तक. That's called temporary. यही फर्क आ जाता है क्योंकि इंजंक्शंस एसआरए में भी हैं, एसआरए के अलावा यहां भी हैं. दोनों में फर्क क्या है? एसआरए के इंजंक्शंस परपेचुअल है, परमानेंट है, हमेशा के लिए. दे कम एज अ क्लेम, अ रिलीफ, अ परमानेंट रिलीफ. ये वाले जो टेम्परेरी इंजंक्शंस हैं, ये बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पार्टी टिल द जजमेंट इज पास्ड. ये फर्क है. नाउ यू नो, वी सॉ कि इंजंक्शंस दो तरह के हैं. एक होते हैं रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस और एक होते हैं मैंडेटरी इंजंक्शंस. जैसा कि मैंने क्रूडली पिछले अपने लेक्चर में कहा था, रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस बेसिकली स्टे करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं.
That is why we can also call them restrictive injunctions. Sorry. Restrictive injunctions means मत करो. जो मैंडेटरी इंजंक्शन होते हैं वो कुछ अन्याय हो चुका है उसको ठीक करो, स्टेटस क्यो में लाओ. तो बेसिकली मत करो और ठीक करो is a basic, crudely speaking, difference of restrictive injunctions and mandatory injunctions. अब क्योंकि injunctions जो हैं वो do a lot of they do cause a lot of harassment. इसीलिए injunctions देने से पहले बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कोर्ट को. वो कौन सी चीजें रखनी पड़ेंगी दिमाग में कोर्ट को? मोटा मोटा हमने 3 तरह की देखी. Various Supreme Court judgments are on this. Sorry. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनमें जो 3 बेसिक एक्सप्रेशंस हैं जो गवर्न करती हैं. पहला, देयर मस्ट बी अ प्राइमा फेशी केस मेड अप. अगर प्राइमा फेशी केस मेड अप ही नहीं है तो फिर किस बात का इंजंक्शन? ये जो है जिसको कहते हैं हाथी के पैर में सारे पैर होते हैं. प्राइमा फेशी जो आपका केस होना चाहिए ये बेसिक है. अगर प्राइमा फेशी केस है देन 2 और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किसके फेवर में है. और तीसरा, क्या अगर हम ना दें तो क्या ये इररिपेरेबल लॉस करने वाला है? ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कोर्ट ने दिमाग में रखने हैं. और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं नो डाउट, जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो हमने पिछली बार गुरुदास वर्सेस रसरंजन 2006 में एन्यूमरेट किए थे. तो बेसिकली granting of any supplemental order, especially of an injunction, has to be with great care and caution. We have seen in my previous lecture सारे aspects, पिछली बार हमने सारे aspects देखे हैं restrictive injunctions के. अब यहां तक हमने पिछली बार किया था. We'll take it up from here now. अगला जो क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज द ड्यूरेशन? एक टेम्पररी इंजंक्शन कब तक रहता है? द ड्यूरेशन ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन, प्लीज रिमेंबर द वेरी वर्ड टेम्पररी इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्पररी का मतलब क्या है? कि जब तक सूट चल रहा है या जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता कि इसको विड्रॉ करो. ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्यूरेशन ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन. दिस मैटर केम अप इन बॉम्बे हाई कोर्ट. रमेश अकरे वर्सेस मंगल भाई अकरे. रमेश अकरे AKRE वर्सेस मंगल भाई अकरे 2002 बॉम्बे हाई कोर्ट. A temporary injunction may be granted until the suit is disposed of or till further orders of the court. Once a decree has been passed, the court has no power to grant further temporary injunction. Temporary injunction orders survive only during the pendency of the suit. So what is the duration of a temporary injunction? Maximum during the duration of the suit. Now a very important matter I am going to discuss. हमने क्या देखा था पिछली बार अटैचमेंट में कि जहां आपने कोई प्रॉपर्टी अटैच कर, कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी. अटैचमेंट 2 तरह की हैं, हम देख चुके हैं ऑलरेडी.
एक है अटैचमेंट विच इज टेम्परेरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ट्रायल, और एक है अटैचमेंट एग्जीक्यूशन के लिए, दैट मीन्स डिक्री के बाद। कोई भी अटैचमेंट हो, चाहे वो डिक्री से पहले है चाहे डिक्री के बाद है, एक बार अटैचमेंट हो गया तो वो कोर्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। अब अगर पार्टी उस प्रॉपर्टी को एलिनेट करती है तो सेक्शन 64 सीपीसी कहता है कि वो एलिनेशन वॉइड होगा। अटैचमेंट के बाद अगर मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, मॉर्टगेज कर दी, वो एलिनेशन वॉइड प्रोसीडिंग मानी जाएगी। इट इज एज इफ वो नहीं है, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। ये तो था अटैचमेंट का लॉ। अब एक टेम्परेरी इंजंक्शन मेरे खिलाफ आ गया। टेम्परेरी इंजंक्शन के बावजूद, डिस्पाइट, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी। देयर वाज अ टेम्परेरी इंजंक्शन नॉट टू एलिनेट माय प्रॉपर्टी। मैंने कोर्ट की परवाह नहीं की और मैंने एलिनेट कर दी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर मेरे खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर है, रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन है, एंड डिस्पाइट दैट मैंने अपनी प्रॉपर्टी एलिनेट कर दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, will this alienation in contravention of the temporary injunction order, will it be hit by section 64 CPC? Which means, will the alienation be void? ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आपने एक टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर दिया, किसी को रेस्ट्रेन किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं करेगा जब तक डिक्री नहीं आती। उसने आपके ऑर्डर की परवाह नहीं की और सीधा एलिनेट कर दिया। Will that property be hit by section 64? In other words, will that alienation be void proceeding? Now, इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत पुराना जजमेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, 1887 का है। दिस जजमेंट इज दिल्ली एंड लंदन बैंक, दिल्ली एंड लंदन बैंक वर्सेस राम नारायण, 1887, Allahabad High Court. It was held that in case there is any alienation by a party of a property by way of sale or mortgage, despite orders of temporary injunction clearly restraining the party from alienating the property, would not be considered a void transaction per se. It would not be covered by section 64 CPC. A sale in disobedience of a court order of temporary injunction is not void per se. However, it is punishable under rule 2. अगले रूल देखेंगे। So it is in stark contrast to property which is attached by the court under rule 9 under section 94 or under execution, which is definitely hit by section 64 CPC, which clearly says that such alienation would be a void proceeding. I hope सब इसको समझ चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट बी वेरी क्लियर। तो इसका मतलब है अगर अटैचमेंट होने के बाद आप एलिनेट करते हो वो वॉइड है, पर अगर
एंटी एक एलिनेशन इंजंक्शन आपको मिल चुका है टेम्पररी, उसको आप नजरअंदाज करके करते हो तो वो वॉइड प्रोसीडिंग नहीं है, बट उसका आपको डैमेजेस भुगतने पड़ सकते हैं रूल 2 में। नाउ दैट वी आर थ्रू विद दिस, अब एक क्वेश्चन और उठता है मेरे पास। नॉर्मल केसेस में जस्टिस डिमांड्स, जब भी कोई सप्लीमेंटल ऑर्डर आपने पास करना है, दोनों पार्टीज की सुनवाई होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, सप्लीमेंटल ऑर्डर्स हमेशा एक पार्टी को हैरास करते हैं, एक पार्टी के लिए दुखदाई होते हैं। जस्टिस डिमांड्स, रादर नेचुरल जस्टिस डिमांड्स, कि सप्लीमेंटल ऑर्डर पास करने से पहले दोनों पार्टीज की सुनवाई होनी जरूरी है। नाउ नेचुरली अ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं? नाउ इट इज सेटल्ड लॉ कि टेम्पररी इंजंक्शन कैन ऑल्सो बी पास्ड एक्स पार्टी, आप पास कर सकते हो। देयर आर मेनी हाई कोर्ट जजमेंट्स ऑन दीज। इसके अंदर बहुत क्लियर किया गया है दैट ऑर्डर 39 रूल 1, ये क्वेश्चन भी मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि एक्स पार्टी टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर कैन इट बी पास्ड? यस, अंडर व्हाट कंडीशंस? सो फर्स्टली, ऑर्डर 39 रूल 1 gives the power to the court to part ex parte order. However, these orders, ex parte orders under section 94, must be passed under exceptional circumstances. What should be the factors which should be in the mind of the court before granting an ex parte injunction order? पहले तो वही तीनों पॉइंट, प्राइमा फेशी केस बनता है कि नहीं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवर में है कि नहीं, इरिपेरेबल डैमेज तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्लेंटिफ को कब ये जो उसको तकलीफ है ये उसके नोटिस में कब आई? You know the time at which the plaintiff first had the notice of the act which he is complaining of. बहुत पुराना उसको पता था, तो आज क्यों आ रहा है? फिर वेट करो, फिर बुलाएंगे डिफेंडेंट को। बट सपोज कल रात को ही हुआ है और वो और होता जा रहा है, सो डिपेंड्स केस टू केस। इसलिए अगला पॉइंट है कि प्लेंटिफ को नोटिस कब हुआ वो प्रॉब्लम जिसके बारे में वो कंप्लेन कर रहा है। And next, whether plaintiff has raised any objection, और अगर ये प्रॉब्लम था, उसने कोई हाय तौबा मचाई, उसने कुछ किया, डिड ही रेज एनी ऑब्जेक्शंस कि पहली बार कोर्ट में ही आ रहा है 3 साल के बाद और सीधा ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है? So next point is whether the plaintiff had raised any objection. And finally, is the application being made in utmost good faith? Utmost good faith का मतलब यहां क्या है? Are there genuine reasons कि हम ex parte order पास कर दें? Are there genuine reasons कि we pass an order without even hearing the opposite party? In other words, the exigency is such that there is a need for ex parte order. Whether such an exigency does exist or not, ये है $1 million question. So main question क्या आ जाता है, क्या ये utmost good faith में है उसकी petition? That becomes important. And finally, जब भी ex parte order देना है injunction का, वो हमेशा limited period के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपने सुनवाई नहीं की है. So whenever you are passing an ex parte order, it must be for
a limited period. So if you get a question 5 marks का 7 marks का ex parte temporary injunction orders, तो I hope ये सारा आप लिख लोगे. कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं कवर करना चाहूंगा बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाउ डू वी प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट? जैसा कि मैंने बोला आपको, these orders under supplemental orders are all very harrowing. बहुत तकलीफदायक है. अगर ये तकलीफदायक है तो क्या हम डिफेंडेंट को किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? पता चला प्लेंटिव ने अरेस्ट करा दिया डिफेंडेंट को, बाद में प्लेंटिव हार गया और पता चला सूट तो बड़ा फ्रिवलेस ग्राउंड पे था, अरेस्ट करा दिए झूठ बोल के. या हम सूट की वेट क्यों करें? उसने पिटीशन डाली कि जी ये करो, अरेस्ट करो, अटैच करो प्रॉपर्टी, या उसका इंजंक्शन रखो, और पता चल गया ये तो बड़ा इनसफिशिएंट सा ग्राउंड है. उसने ऐसी मजाक, मतलब एक मजाक की तरह लिया हुआ है. आप अरेस्ट करा रहे हो किसी आदमी की, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, और इनसफिशिएंट सा ग्राउंड ले आया आप, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको भी हैरास कर रहे हो अननेसेसरली. तो क्या हमारे पास कोई उसके समाधान है? लॉ इज ऑलवेज बैलेंस्ड. लॉ इज नेवर पार्टिजन. ठीक है, हम मानते हैं कि प्लेंटिफ आया है कोर्ट में, ही इज क्लेमिंग कि उसका राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है और वो रिड्रेसल चाह रहा है, मानते हैं. पर ये कौन सा सत्युग है कि प्लेंटिफ हमेशा सच ही बोलता है? हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो बहुत नमक मिर्च लगा के बात कर रहा हो, कोर्ट में भी कोर्ट गुमराह हो जाए, चांसेस आर देयर. तो क्या करें इसे? पहले मैं इस पे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की. वी हैव गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड, गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस कोका कोला कंपनी, 1995 सुप्रीम कोर्ट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब आप कोई इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन दे रहे हो तो प्लेंटिफ को भी आप कह सकते हो कि तुम एक अंडरटेकिंग दो कि अगर तुम झूठ बोले और अगर डिफेंडेंट के खिलाफ ही तुमने गलत एक्शन दिलवा दिया कोर्ट से, तो गिव एन अंडरटेकिंग दैट डिफेंडेंट विल बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड. अगर कंट्रोवर्सी डिफेंडेंट के फेवर में रिजॉल्व हो गई, या अगर पता चल गया कि जो आपके ग्राउंड्स हैं ये मैलाफाइडिंग है, तो अंडरटेकिंग दो कि तुम डिफेंडेंट को कंपनसेशन दोगे. तो जब भी कोई ऑर्डर दे सप्लीमेंटल कोर्ट, तो एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 1995, द कोर्ट कैन ऑल्सो रेसिप्रोकेट कर सकता है कि चलो डिफेंडेंट के खिलाफ तो मैं पास कर रहा हूं, आप जो ले रहे हो ये एक हमें अंडरटेकिंग दो कि अगर आप कहीं गलत निकले तो फिर आप डिफेंडेंट को कंपनसेट करोगे. ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर ना भी आता तो भी हमारे पास एक सेक्शन है जो इससे डील करता है, और वो है सेक्शन 95. लेट्स गो टू सेक्शन 95. नाइन्टी फाइव का हेडिंग है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स. What will I call insufficient grounds? What will be the parameters of insufficiency? Insufficiency will mean
विच एनी रीजनेबली प्रूडेंट मैन विल से कि ये ग्राउंड काफी नहीं है। वो ग्राउंड जो मेलाफाइडी तरीके से दिए गए हैं, वो ग्राउंड जिनका मकसद सिर्फ उसको हैरास करना है, वो ग्राउंड जो अपने आप में एडिक्वेट नहीं है 94 के अंदर कोई भी ऑर्डर लेने के लिए। जब हम, अब सपोज मैंने डिफेंडेंट को अरेस्ट करा दिया, बाद में मैं कोर्ट में केस हार गया, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं एक सूट डाल सकता हूं, सूट डाल के डिफेंडेंट के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। वो डैमेजेस मैं कितने ही ले लूं, डिपेंड्स ऑन माय व्हाट इज माय स्टेटस वगैरह वगैरह, हजार चीजें होती हैं। एक प्रोविजन हमारे पास यहां पे भी है। ये प्रोविजन हाउएवर 3 चीजों को डील करता है। इनसफिशिएंट ग्राउंड्स ऑफ ए अरेस्ट, बी अटैचमेंट एंड सी इंजंक्शन। जो रिसीवर है वो यहां कवर्ड नहीं है। जहां मैंने रिसीवर अपॉइंट करा दिया इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे, बाद में मैं केस भी जीत गया, उसके लिए फिर मुझे सूट डालना पड़ेगा। एक बार देखते हैं पहले 95, देन विल डिस्कस दिस। 95, where in any suit in which an arrest or attachment has been effected, अरेस्ट या अटैचमेंट हो चुकी है, और अ टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड। एक्चुअल अरेस्ट होना जरूरी है, एक्चुअल अटैचमेंट होना जरूरी है, या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो चुकी है। Under the last preceding section, that means 94A, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for on insufficient grounds. Insufficient ground थे, बाद में पता चला। कायदे से अगर insufficient ground थे, court should have been more vigilant. क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं, ये अपीलेबल ऑर्डर है। एज अ जनरल रूल, ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल। ऑर्डर्स नॉर्मली डील विद प्रोसीजर, इसीलिए ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं। डिक्री इज ऑलवेज अपीलेबल बिकॉज दैट डील्स विद द मेरिट्स ऑफ द केस। जहां मेरिट्स आ गए वहां पे अपील आती है। जहां डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट्स है तो हो सकता है कोर्ट गलत चला गया हो, तो एक अपील बनती है। ऑर्डर्स नॉर्मली अपीलेबल नहीं होते। तो जहां ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं है वहां तो कोई हमारे पास अपीलेट कोर्ट का रोल नहीं है। बट जहां ऐसे ऑर्डर हैं जो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल राइट्स, मेरे फंडामेंटल राइट्स को टच कर रहे हैं। अरेस्ट क्या है? मेरा आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी को टच कर रहा है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मेरे राइट टू लाइफ का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा, आर्टिकल 300 में आज भी है। टेम्पररी इंजंक्शन मेरे रोक रहा है, मेरे को मेरी लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये सिंपल प्रोसीजर से डील नहीं कर रहे हैं, ये मेरी लाइफ से डील कर रहे हैं, मेरे फंडामेंटल राइट टू लाइफ से डील कर रहे हैं। इसलिए हम इनको प्लेन एंड सिंपल ऑर्डर नहीं मान सकते, हम इनको मियर प्रोसीजर नहीं मान सकते।
इसमें मेरी जिंदगी जुड़ गई, मेरी जिंदगी के एस्पेक्ट जुड़ गए, लिबर्टी के एस्पेक्ट जुड़ गए। ऐसे ऑर्डर्स सीपीसी अपीलेबल करता है। ऑर्डर 43 सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में सप्लीमेंटल ऑर्डर्स अपीलेबल है। ऑर्डर 43 कायदे से एक एक्सेप्शन है। एज अ जनरल रूल, एज आई सेड, ऑर्डर्स आर नॉट अपीलेबल, डिक्रीज आर ऑलवेज अपीलेबल, बट ऑर्डर्स आर नेवर। बट ये क्योंकि सिंपल ऑर्डर नहीं है, ये हमारी जिंदगी से डील कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वाई इनकी अपील है। अब जहां अपील में चले गए आप, अपीलेट कोर्ट ने कहा सही है, कोई ग्राउंड नहीं है, बहुत फ्लिम्सी ग्राउंड है, कायदे से कोर्ट की भी गलती है। बिकॉज बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सप्लीमेंटल ऑर्डर्स देते वक्त कोर्ट शुड बी मोस्ट विजिलेंट। सी, जज का तो क्या बिगड़ेगा? जज इज प्रोटेक्टेड बाय द जजेस प्रोटेक्शन एक्ट, बाय सेक्शन 77 आईपीसी, बाय इंडियन एविडेंस एक्ट हम देख चुके हैं सेक्शन 121। उसे हम पूछ भी नहीं सकते। बट पार्टी का क्या होगा? इसीलिए पार्टी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दैट इज द वाई ऑफ सेक्शन 95। सो एक चीज हमें याद रखनी है, यहां से एक चीज निकल रही है कि जितने भी सप्लीमेंटल ऑर्डर्स हैं हमारे पास, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऑर्डर्स हैं, वो सारे हम देखें ऑर्डर 43 में आ जाओ आप, सारे अपीलेबल हैं। क्यों अपीलेबल है? व्हाई आर सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स अपीलेबल, मोस्ट ऑफ देम? बिकॉज दे आर नॉट mere procedural orders, they are touching upon the aspects of my life. एक चीज और मुझे यहां बोलनी है। आर ऑल दीज ऑर्डर, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के जितने ऑर्डर हैं, ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैं। ऑल दीज आर इंटरलॉक्यूटरी। एक और जनरल चीज याद रखना, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स आर नॉट रिवाइजेबल। रिवीजन डज नॉट लाई, क्योंकि इंटरलॉक्यूटरी है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर सेम कोर्ट भी ठीक कर सकता है, सेम कोर्ट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। इसलिए चाहे हम सीआरपीसी में चले जाएं, चाहे हम सीपीसी में चले जाएं, नो रिवीजन लाइज। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया। उन्होंने कहा सर, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, चलो वो तो अपीलेबल है, अपील जब तक होगी, रिवीजन में क्यों नहीं जा सकते हम? यहां पे तो लाइव किसी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है, तो सर ये तो बहुत सीरियस चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स एज अ रूल आर नॉट अपीलेबल, आर नॉट रिवाइजेबल। बट हैविंग सेड दिस, बाई चांस हाई कोर्ट के सामने किसी ने रिवीजन का डाल दिया, तो हाई कोर्ट के पास एक इतनी बड़ी सुपरविजन की पावर है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। और वो कौन सी पावर है? आर्टिकल 227। तो हाई कोर्ट उस रिवीजन की पिटीशन को 227 की आर्टिकल की रिट के अंदर कन्वर्ट कर दे, सुनवाई शुरू कर दे। वो तो उसका इनहेरेंट पावर है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां रिवीजन की आपने डाल दी, और वो भी ऐसा कोई सीरियस मामला हो, रिवीजन नहीं है अलाउड, पर रिवीजन को हाई कोर्ट 227 में सुओ मोटो कन्वर्ट करके उसको रिट की तरह सुनवाई कर सकता है।
ये मामला, ये आई वुड लाइक टू शेयर दिस जजमेंट विद यू. दिस इज अनिल काक, K.A.K. Kaak versus Municipal Corporation of Indore, 2007, Supreme Court. जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑल्सो मेंस का क्वेश्चन है. डज रिवीजन लाई अगेंस्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स? उसके अंदर ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जस्ट राइट डाउन क्विकली द जिस्ट ऑफ दिस जजमेंट इन 2-3 लाइन्स. अनिल काक वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर, 2007 सुप्रीम कोर्ट. Revision against an order of injunction under Rule 1 and Rule 2 of Order 39, which is interlocutory in nature, is not maintainable. However, the High Court suo motu can convert it into a petition under Article 227 of the Constitution. I hope I am clear on this. Continuing with section 95, wherein any suit for which an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction granted under the last preceding section 94, A, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for on insufficient grounds, or B, the suit of the plaintiff fails, decree उसके खिलाफ आ गई, and it appears to the court that there was no reasonable or probable ground for instituting the same. प्लेंटिफ केस हार गया और कोर्ट को लगता है कि सूट डालने का कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड नहीं था. एक जगह तो सूट हार गया, तब तक वेट करेंगे. एक शुरू में अगर अपील डाल दी या कोर्ट को लग गया कि इनसफिशिएंट ग्राउंड पे डाला है उसने, ये अरेस्ट वगैरह जो करवाया है, तो फिर then the defendant is being given a choice. The defendant may apply to the court, and the court may, upon such application, award against the plaintiff by its order such amount not exceeding 50,000 rupees. अब डिफेंडेंट को हम एक चॉइस दे रहे हैं कि वो अप्लाई करे कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 95 कि जी मेरे खिलाफ उसने अन्याय किया है, मैं डैमेजेस मांग रहा हूं, मैं कंपनसेशन मांग रहा हूं. जो अब कंपनसेशन कोर्ट उसको 50,000 रुपए तक का दे सकता है. ये 50,000 रुपए 1999 में चेंज हुआ है. पहले ये 1,000 रुपए होता था, जिसको 1999 अमेंडमेंट ने 50,000 रुपए कर दिया. As it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense or injury, including injury to reputation, caused to him. अब इसका मतलब ये हो गया कि डिफेंडेंट अब मूव करेगा कोर्ट को 95 में कि सर ये केस हार गया, आपने देख लिया कि कोई ग्राउंड नहीं था, फालतू हैरासमेंट किया है, तो नाउ ही कैन मूव द कोर्ट फॉर कंपनसेशन. ऑल टाइप्स ऑफ कंपनसेशंस विल बी कवर्ड इंक्लूडिंग इंजरी टू हिज रेपुटेशन. और मैक्सिमम जो इसको कंपनसेशन दिया जा सकता है वो है 50,000 रुपए. अब क्वेश्चन ये उठता है कि 50,000 रुपए तो चलो मैं इसमें 95 में ले लेता हूं, एक मैं और सूट डाल देता हूं जिसके अंदर मैं 5 लाख रुपए मांग रहा हूं. क्या ऐसा हो सकता है? इसको बार करता है क्लॉज 2. लेट्स गो टू क्लॉज 2. इट सेज एन ऑर्डर डिटर्मिनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन विद रिस्पेक्ट टू सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन. एक बार आपने 95 में आपने एक कंपनसेशन ले लिया 50,000 रुपए तक का, तो फिर आप अगला सूट नहीं डाल सकते. इन अदर वर्ड 95 का जो कंपनसेशन आपको मिलेगा, इट विल एक्ट एज रेस जुडिकाटा ऑन अ फर्दर केस.
तो अगर आपको 50,000 से ज्यादा कंपनसेशन चाहिए तो फिर आप फ्रेश सूट डालो। और दूसरी बात है, ये सिर्फ 3 चीजों से डील कर रहा है, अरेस्ट, अटैचमेंट एंड इंजंक्शन। इट इज नॉट डीलिंग विद रिसीवर। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आपको अलग जाना पड़ेगा। इसके अंदर एक प्रोवाइजो भी है, वो प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ कोर्ट शैल नॉट अवॉर्ड अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। एक बेसिक लॉ है कि जो भी कंपनसेशन कोर्ट देता है वो अपनी पेक्यूनरी लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकता। यही प्रिंसिपल यहां भी रिफ्लेक्टेड है कि जब भी आप मांग रहे हो तो उसकी जितनी उसकी पावर है उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। I hope I am clear on section 95 and also its impact on section 94. Now that we are clear with these two, मुझे दो चीजें और दो आपको इंजंक्शंस के बारे में और बात करनी है जो बहुत जरूरी हैं, जो आपके आज के दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग दीज एज स्मॉल क्वेश्चंस, 5 marks questions in your mains. They can also come in your prelims. ये जो दो इंजंक्शंस हैं ये हम इंग्लिश लॉ से बोरो कर रहे हैं। ये दो इंजंक्शंस का नाम है, एक का नाम है मरेवा, MAREVA, मरेवा इंजंक्शंस, और दूसरे हैं एंटन पिलर, एंटन ANTON, एंटन पिलर, PILLER, पिलर इंजंक्शन। ये दोनों इंजंक्शंस जो हैं ये नई हैं, इंग्लिश लॉ में आई हैं और वहीं से हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को इनकॉर्पोरेट किया है बाय एन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्ट है 1975 का और दूसरा 1981 का। लेट्स गो टू, पहले समझते हैं क्या है मरेवा इंजंक्शन, क्या होता है, आया कहां से। इंग्लिश लॉ में एक केस आया था, मरेवा कंपनी वर्सेस इंटरनेशनल बल्क कैरियर। मरेवा कंपनी वर्सेस इंटरनेशनल बल्क कैरियर 1975 में ये केस आया था। इसमें पहली बारी इंजंक्शन दिया गया और इसीलिए इसका नाम मरेवा इंजंक्शन आया। इस इंजंक्शन में क्या होता है, This injunction is granted to order the defendant not to remove any specific assets from the jurisdiction of the court. ये हम इंजंक्शन दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन है ये, ऑर्डर 39 में अप्लाई होता है एज पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 1975। इसमें 1981, दिस वाज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1981। ये दोनों इंजंक्शंस सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1981 से अप्लाई किए गए हैं। 1975 का इंग्लिश लॉ है, 1981 में ये अप्लाई किए। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑर्डर 39 कवर्स दिस। इसमें क्या होता है कि हम डिफेंडेंट को स्पेसिफिकली ऑर्डर कर सकते हैं कि तुम कोई भी स्पेसिफिक चीज, कोई भी स्पेसिफिक एसेट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं लेके जाओगे। कोई भी एसेट, तो कोई एसेट है, अब प्लेंटिफ को लगा कि जी ये तो गायब कर देगा, तो कोर्ट अब उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये चीज यहां से बाहर नहीं जाएगी। इसको हम कहते हैं मरेवा इंजंक्शन। दूसरा जो है एंटन पिलर इंजंक्शन। ये देयर वाज अ केस इन 1976, इंग्लिश लॉ है ये भी, एंटन पिलर KG, एंटन पिलर KG वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लिमिटेड, वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस लिमिटेड 1976। ये एक्चुअली एक एक्स पार्टे इंजंक्शन के रूप में आया था, जिसमें एक राइट मिलता है मुझे टू सर्च प्रेमिसेस एंड सीज एविडेंस अगर कोई मिल जाए विदाउट एनी प्रायर वार्निंग। सी बेसिकली सर्च और सीजर का विदाउट वारंट, ये प्रोविजंस हमारे पास सीआरपीसी में है। CRPC में we have the provisions of search and seizure
विदाउट वारंट, जैसे फॉर एग्जांपल 165 सीआरपीसी में है और भी है। यहां पे हम एक पावर दे रहे हैं कोर्ट को कि बिना वार्निंग दिए, कौन से मामले होंगे, जो इमरजेंसी के मामले, आप सीधा प्रेमिसेस में पहुंच जाओ, सर्च करो और सीज एविडेंस सीज कर लो। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, उसकी कस्टडी में ले सकते हो, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो, तो सडन रेड मार के आप ले सकते हो। इसको हम कहते हैं एंटन पिलर इंजंक्शन। ये कायदे से ऑर्डर 39 में नहीं आता है, पर ये आ जाता है ऑर्डर 16 में, ऑर्डर 26 में, वहां भी आ सकता है। या फिर अगर कहीं नहीं है तो 151 सीपीसी में यूज कर सकते हैं। तो ये पावर मोस्टली इनहेरेंट पावर आप इन्वोक करके सेक्शन 151 सीपीसी की एंटन पिलर इंजंक्शंस इशू कर सकते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। बहुत 94 पे, जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक हमने डिस्कस किया था रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस। मैंने जैसा कि शुरू में आपको कहा, इंजंक्शंस दो तरह के हैं। इंजंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टिव और मैंडेटरी। मत करो, ठीक करो। जहां कोई अन्याय हो चुका है उसको स्टेटस क्यो पे लाना है, उसको वापस ठीक करना है, उसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं। एक पटना हाईकोर्ट के सामने केस आया। एक केस चल रहा था एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट का। 15 दिन की पूजा की हॉलीडेज आ गई, कोर्ट बंद हो गए। लैंडलॉर्ड ने इस चीज का फायदा उठाया कि कोर्ट बंद है, उसने टेनेंट का सामान उठा के बाहर फेंक दिया। टेनेंट का सामान उठाने, अब वो टेनेंट जो था बेचारा सड़क पे, जैसे कोर्ट खुला वो भागा गया। उसे कहा जी सूट चल रहा है हमारा। इसने जबरदस्ती फायदा उठाया कि जी कोर्ट बंद है और मेरे को बाहर फेंक दिया। तो अब मैंडेटरी इंजंक्शन क्या दिया पटना हाईकोर्ट ने कि इसको वापस कब्जा दो, वापस इसको जैसे थे करो। तो जो पूजा हॉलीडेज से पहले की स्थिति थी उसमें वापस लेके जाओ। सी, मैंडेटरी इंजंक्शंस का दायरा बहुत बड़ा होता है। ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी को क्लब से निकाल दिया, अब मैंडेटरी इंजंक्शन आ गया कि उसको वापस रखो, गलत निकाला है। किसी को आप पूजा करना नहीं कर रहे, करने दे रहे, जो उसका राइट है, मैंडेटरी इंजंक्शन आ जाएगा कि इसको पूजा करने दो। सो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला, मैंडेटरी इंजंक्शंस क्या, एक अगर मैं क्रूडली मैं बात करूं तो ठीक करो, जो ठीक था और जो आपने खराब कर दिया है उसको वापस ठीक करो, दैट इज अ मैंडेटरी इंजंक्शन। लेट्स राइट डाउन द लॉ रिगार्डिंग मैंडेटरी इंजंक्शंस। अब इस पे पूरा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट क्वेश्चन जो इस पे आएगा, कैन टेम्पररी मैंडेटरी इंजंक्शंस बी पास्ड under order 39? If so, what are the conditions governing the passing of a temporary mandatory injunction? या फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा, how many types of temporary injunctions can be passed? What are the principles governing the passing of these injunctions? Next, temporary mandatory injunctions have to be passed under certain circumstances only. Enumerate the circumstances in light of the decisions given by the various
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंजंक्शंस पे। अब हम डील कर रहे हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। पहले हम डील कर चुके हैं रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शंस, अब हम डील कर रहे हैं मैंडेटरी इंजंक्शंस। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन what will be the circumstances, what will be the object. So let's quickly quote the Supreme Court on this. Dorab C. Warden, Dorab DORAB, C. Warden WARDEN, Dorab C. Warden versus Kumi COOMI, Kumi S. Warden WARDEN, Dorab C. Warden versus Kumi S. Warden, 1990 Supreme Court. It was held, what will be the guiding principles? Why of mandatory injunctions? So, what is the object of interlocutory or temporary mandatory injunctions? Pehla, to preserve or restore status quo of the last uncontested status. ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो लास्ट अनकंटेस्टेड स्टेटस जो दोनों एक्सेप्ट कर रहे थे उसको स्टेटस क्यो उसको मेंटेन करना। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, टू प्रिजर्व और रेस्टोर स्टेटस क्यो ऑफ द लास्ट अनकंटेस्टेड स्टेटस ए। बी, टू कंपेल द अनडूइंग of those acts which have been done illegally. So to compel the undoing of those acts which have been done illegally. Third, to restore that which was wrongfully taken from the complaining party. To restore whatever was taken wrongfully away from the complaining party. ये तीन बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं मैंडेटरी इंजंक्शन के। बेसिक नो डाउट ये तो हैं ही, प्रिंसिपल्स क्या, कोर्ट को दिमाग में क्या रखने हैं, वही तीन प्रिंसिपल। प्रीमा फाशी केस बनता है, अगर हमारा बन रहा है तो गुड इनफ। बी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे फेवर में है। सी, मेरे को इररिपेरेबल इंजरी होगी। सो द issuing of a temporary mandatory injunction is also governed by the same three principles which were governing restrictive injunctions. Now, one thing is important, that mandatory injunctions, temporary mandatory injunctions should be passed only after notice to the defendant has been given. As I told you, no orders under supplemental proceedings should be passed without hearing of the other party, because it may cause grave injustice. We have Supreme Court judgment Kishore Kumar Khaitan versus Praveen Kumar 2006 Supreme Court. The interim mandatory injunction is not a remedy which should be easily granted. So, mandatory injunction should not be for the taking. The circumstances should be clear, and prima facie materials clearly show that a status quo of the last uncontested status has to be restored by way of a interim mandatory injunction. The question arose before another judgment of Supreme Court, Manohar versus Seth Hiralal. मनोहर वर्सेस सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर्स हैं रूल 1 और रूल 2 में ऑर्डर 39 के। सी, रूल 1 डील्स विद बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी, restrictive injunctions.
Rule 2 deals with breach of contract and injury. सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया कि सपोज किसी चीज के ऊपर मैंडेटरी इंजंक्शन देना है जो रूल 1 और रूल 2 में फॉल नहीं कर रहा, तो अगर कोई रूल 1 और रूल 2 में फॉल नहीं कर रहा ऑर्डर 39 के, तो क्या मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है? इन दिस जजमेंट इट वाज हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट सेड मैंडेटरी इंजंक्शंस हमेशा ठीक करने के लिए होते हैं, दे आर ऑलवेज टू सेट राइट एन एनोमली। इसलिए इवन अगर रूल 1 या रूल 2 में कवर ना भी हो रहा हो, कोर्ट की जिम्मेवारी है कि एक चीज को स्टेटस को मेंटेन करे जब तक उसका डिसीजन नहीं आता। अब मियरली क्योंकि रूल 1 और रूल 2 में कवर नहीं हो रहा और मैंडेटरी इंजंक्शन देना टेम्परेरी जरूरी है, तो फिर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है 151 सीपीसी की और ऑर्डर पास कर दे। सो प्लीज रिमेंबर, in this Manohar versus Seth Hiralal, it was held कि in cases not falling under Rule 1 and Rule 2 of Order 39, interim mandatory injunctions can still be passed by the court using its powers under 151 CPC, inherent powers. एक बात और आई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डिटरमिन की, यह भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हरबंस सिंह वर्सेस राजेंद्र राजन, दिस मैटर वाज हरबंस सिंह वर्सेस राजेंद्र राजन, 1989, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। इसमें भी ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। उसने कहा अगर कोई मामला कोई अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ा है और वो अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो फिर टेम्पररी इंजंक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे इस केस में क्या हुआ था, एक ईंट का भट्टा कोई लगाना चाह रहा था, तो दिस ब्रिक किल्न वाज प्रपोज्ड टू बी सेट अप। जो आसपास के घर वाले थे उन्होंने ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि जी ये तो एनवायरनमेंट को खराब करेगा, एनवायरनमेंट को खराब करेगा, इसलिए टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाए जब तक फाइनली डिसाइड ना हो। उधर ये मामला अभी तक पड़ा था एसडीएम के पास। एसडीएम ने अभी डिसाइड करना था कि उसको लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए, और वो यही चीजें देख रहा था कि एनवायरनमेंट को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी दीज थिंग्स वर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इनटू बाय द एसडीएम। तो ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा जब एक मामला ऑलरेडी एक अथॉरिटी इसको एग्जामिन कर रही है और मेरिट्स पे कर रही है, तो फिर आपको जल्दबाजी करके टेम्पररी इंजंक्शन नहीं देना चाहिए। सो दिस वाज हेल्ड इन दिस हरबंस सिंह केस बाय द ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दैट इफ अ मैटर इज पेंडिंग बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी established by law, then temporary injunction should not be issued till determination of that issue by that authority. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा मैंडेटरी इंजंक्शंस पे, वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्टेटस क्यो पे ला रहे हैं। स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है? जैसे थे। जब हम कहते हैं जैसे थे, जिस दिन सूट पड़ा उस दिन जैसे थे। Possession and ownership are two different things. A possessor may be an unlawful possessor, but अगर वो unlawful possessor है और उसका settled possession हो चुका है, सेटल पोजेशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूं आईपीसी में, जब मैं मुंशी राम का केस करा रहा था, जब मैं प्राइवेट डिफेंसेस करा रहा था, मैंने डिटेल में बात की। पोजेशन अगर किसी व्यक्ति का है और वो पोजेशन सेटल्ड पोजेशन बन चुका है, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट
कि ये पोजेसर एक टाइम पे ट्रेसपासर था, ही वॉज अ ट्रेसपासर, बट ओवर द इयर्स ही हैज रिमेन्ड देयर और उसका पोजेशन अब सेटल्ड हो गया। अब मालिक जो ओनर है उसने कहा जी मेरा पोजेशन नहीं है, इसने ट्रेसपास करके लिया था, पर ट्रेसपास कब किया था? 6 साल पहले। अब उसका सेटल्ड पोजेशन हो गया। तो स्टेटस क्यो का मतलब यह नहीं है कि 6 साल पहले का। सूट जिस दिन इंस्टीट्यूट हुआ उस दिन किसका पोजेशन था, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। सो जब भी मैंडेटरी इंजंक्शन देना है, सबसे पहले चीज क्या पता लगानी है? पोजेशन, एंड आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पोजेशन ओनली, सेटल्ड पोजेशन किसका है, क्योंकि जिसका सेटल्ड पोजेशन है स्टेटस क्यो उसी के हक में मेंटेन करना है। सपोज ओनर ने केस डाल दिया ट्रेसपासर के खिलाफ, उस ट्रेसपासर का अब सेटल्ड पोजेशन हो चुका है, 6-7 साल से है वो। नेचुरली अब स्टेटस को का मतलब ये थोड़ा अब ऑर्डर दोगे कि मैंडेटरी इंजंक्शन, चलो भैया तुम खाली करो, ओनर तुम वापिस आओ, ये थोड़ा ना, यही तो सूट का मैटर है। यही चीज क्लियर की है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में। लेट्स क्विकली राइट डाउन देम दोस जजमेंट्स। SS Fasteners, SS Fasteners, FASTENERS, SS Fasteners versus Satyapal Verma, 2000 Punjab Haryana High Court. A person in settled possession cannot be dispossessed without due process of law. Even a rightful owner cannot eject him using force. A person in possession can protect his possession by an injunction. We also have Delhi High Court, DTDC versus DR Mehra, DTDC versus DR Mehra, 1996 Delhi. If a person has settled possession of law, even if he was a trespasser, he cannot be dispossessed except as per law. However, the trespasser must come to the court with clean hands. Supreme Court, KK Khaitan versus Parveen Kumar, KK Khaitan versus Parveen Kumar, 2006 Supreme Court. The Honorable Supreme Court observed that before ordering any interim mandatory injunction or refusing it, तो interim mandatory injunction order करने से पहले या refuse करने से पहले, the court must consider whether the plaintiff has proved that he is in settled possession of the suit property. सबसे पहले जब भी इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन लेना है तो प्रूव करेगा कि पोजेशन उसका है. He was in the possession of the suit property on the date of the suit. On the date of the suit. Unless a clear prima facie evidence is there that plaintiff was in possession, an order of interim mandatory injunction cannot be passed. तो फिर interim mandatory injunction pass नहीं हो सकता. I hope I am clear on this. Finally, a question arises. क्या हम पुलिस भेज सकते हैं? हमने एक इंजंक्शन पास कर दिया, वो गुंडे लोग हैं, क्योंकि सीपीसी में तो कहीं पुलिस का प्रावधान है नहीं.
अब गुंडे हैं, अब जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो वो नहीं मानेंगे। तो क्या मैं पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूं? अगेन सेटल्ड लॉ है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंजंक्शन कैन बी इन्फोर्स थ्रू पुलिस। हाउ? अंडर व्हाट लॉ? बाय इन्वोकिंग माय इनहेरेंट पावर अंडर 151 सीपीसी। तो पुलिस को मैं भेज सकता हूं, ऑर्डर दे सकता हूं। सीपीसी में मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है पुलिस का, बट मैं अपनी 151 की पावर यूज करके पुलिस को इन्वोक कर सकता हूं कि इंप्लीमेंट करने के लिए वो मदद करे। I hope I am clear on all these aspects. Please remember, this is an appealable order. An appeal lies under Order 43, Rule 1, R, Clause R. तो 39 Rule 1 का अपील मेंटेनेबल है, इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर, हम डिस्कस कर चुके हैं। On this we have Supreme Court, SM Dichem, DYECHEM, SM Dichem Limited versus Cadbury India Limited, 2000 Supreme Court. If wrong principles are applied by the trial court under Order 39 Rule 1, the appellate court can certainly interfere in interlocutory proceedings under Order 39 Rule 1. And finally, please remember one thing. Supplemental proceeding orders are not right. As a matter of right nahi hai. The grant of a temporary injunction is also not a matter of right. It is entirely based on the discretion of the court. And this discretion is to be exercised with great care, circumspection, and also following the principles and guidelines laid down by the Honorable Supreme Court. This was made clear by the Supreme Court. D.D. Reddy versus Chaitanya Bharati Educational Society. D.D. Reddy versus Chaitanya Bharati Educational Society, 2007 Supreme Court. Please remember, supplemental proceedings are based on equitable principles. न्याय चाहिए, अन्याय ना हो जाए, तो इसका बेस है अन्याय ना हो जाए। इसीलिए बहुत ध्यान से देने हैं और बहुत ही सोच समझ के प्रिंसिपल्स में बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके बेस पे ही देने हैं। We overstepped our time today. We'll take it up from here next time. Thank you. God bless.